अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। तो हमें पता है कि आईबीआरडी और आईडी ये दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर हमारा बनते हैं वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के आगे 3 अफिलिएट्स हैं। अफिलिएट्स का मतलब ये है कि हैं तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन, लेकिन है ये वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट। वो है आईएफसी, मेगा और आईसीएस आईडी। और ये सारा मिलकर बनते हैं हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और इन सभी का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है, वो है वॉशिंगटन डीसी में। तो टोटल 5 इंस्टीट्यूशन मिलकर हमारा बनते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसमें से पहला था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो 1944 में स्टैब्लिश हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत तहस नहस हुआ, सड़कें, बिल्डिंग और जो फैसिलिटीज थी उन्हें बहुत नुकसान हुआ। तो शुरुआत में आईबीआरडी का जो काम था वो ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन देना। और लॉन्ग टर्म कितना, 30 से 40 साल तक का लंबा लोन देता था आईबीआरडी। लेकिन बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, यानी आईबीआरडी जिस भी चीज के लिए लोन दे रहा था, जिस प्रोजेक्ट के लिए भी, वो ये ध्यान रखता था कि उस प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी बुरा असर ना हो। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो आईबीआरडी था ये सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज को ही लोन देता था। जो पुअर कंट्रीज थी, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो कहीं ना कहीं छूट रही थी। जैसे हमने पढ़ा कि आईबीआरडी लॉन्ग टर्म लोन दे रही थी, लेकिन अपनी मेंबर कंट्रीज को, जो पुअर कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं छूट रही थी। तो उसके लिए आईडीए स्टैब्लिश किया गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 1960 में। अब इसका मेन काम क्या था, पुअर कंट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन देना। लॉन्ग टर्म कितना, 40 से 50 साल तक का लंबा लोन। अब आईडीए के फंड्स कहाँ से आते थे, एक तो जो उनकी मेंबर कंट्रीज थी, वो जिन्होंने जितना जितना सब्सक्राइब किया था वो उनकी मेंबर कंट्रीज, प्लस आईबीआरडी भी आईडी की फाइनेंशियल हेल्प करता था। अब क्या क्राइटेरिया था, किस कंट्री को माना जाएगा कि ये पुअर कंट्री है, उसका क्राइटेरिया ये था, पहला तो जिनकी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $1325 या इससे कम होगी, उन्हें माना जाएगा पुअर कंट्रीज। और ये जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। दूसरा, लैक ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि ऐसी कंट्रीज जिन्हें की प्राइवेट मार्केट से लोन मिल ही नहीं रहा। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब ये है कि वो टाइम पे पूरा लोन नहीं पे कर सकती और इसीलिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर से लोन नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें मजबूरी में आईडीए के पास आना पड़ रहा है और आईडीए उन्हें लोन देगा। और इसके हिसाब से टोटल 78 कंट्रीज हैं जो कि पुअर कंट्रीज कहलाती हैं, जिसमें है युगांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इस तरह से और भी टोटल। तो तीसरा इंस्टीट्यूशन है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो 1956 में स्टैब्लिश हुआ। और इसका मेन पर्पस क्या था, प्राइवेट एंटरप्राइज को, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज को हेल्प प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। किस तरह से, रिस्क कैपिटल देना। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, बहुत सारी ऐसी लोग थे जिनके पास हुनर था, स्किल थी, वो काम भी अपना थोड़ा बहुत सेटअप कर चुके थे, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब क्या था, आईडीए क्या करता, उन्हें रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करता। रिस्क कैपिटल का मतलब ये है कि कैपिटल देना, लेकिन पता नहीं उसके ऊपर रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा। तो इस तरह से उनकी हेल्प करता, उनकी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो है ही कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी उन्हें मिलेगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो भी उनको बियर करना पड़ेगा। दूसरा, वो प्राइवेट मार्केट को, जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट जो कैपिटल मार्केट थी, उन्हें एनकरेज करता कि वो भी ऐसी कंपनीज को हेल्प करें, ऐसी कंपनीज को लोन दें। तीसरा, उन्हें फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड, फाइनेंशियल हेल्प तो देता, लेकिन टेक्निकल हेल्प उनके पॉलिसीज बनाने में, प्रोग्राम्स बनाने में, इस तरह से उनकी हेल्प करता। जो आईएफसी का पहला लोन था, उन्होंने 1957 में अपनी इस्टेब्लिशमेंट के 1 साल बाद ही दिया था। कितने का दिया था, $2 मिलियन का। कंपनी थी सीमेंस एंड हल्स्टे। आज के टाइम पे ये कंपनी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन ये अलग से नहीं है, ये सीमेंस एजी कंपनी का एक पार्ट है। और दिया किस लिए था, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए।
नेक्स्ट फोर्थ है मेगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो 1988 में स्टैब्लिश हुई। तो क्या करता था मेगा, एनकरेज करता था कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। दूसरा, गारंटी देता था नॉन कमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट, नॉन कमर्शियल रिस्क यानी जो फाइनेंशियल रिस्क नहीं होते, फाइनेंशियल रिस्क नहीं होते, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाना, सरकार बदल गई है या सरकार में कुछ इंस्टेबिलिटी हो गई है, या फिर किसी तरह की हड़ताल हो जाना, तो ऐसे रिस्क के अगेंस्ट मीगा जो है गारंटी देता था डेवलपिंग कंट्रीज को। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरह से उनकी पॉलिसीज बनाई जाए, उनके प्रोग्राम्स बनाए जाए, डिजाइनिंग कैसे हो और किस तरह से उन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, इनके ऊपर वो एडवाइस करता था, सलाह देता था। तो लास्ट है फिफ्थ, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो 1966 में हुआ। यानी कि अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में या कंट्रीज में किसी तरह का कोई झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो उसको सुलझाने में हेल्प करना उसे सुलझाने में हेल्प करना, उसकी कंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन में हेल्प करना। कंसिलिएशन का मतलब कि उन्हें बिठा के उनकी आपस में बात करवा के उन्हें उनकी सुलह करवा देनी, ठीक। और आर्बिट्रेशन का मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी को अपॉइंट करना, मोस्टली जो आर्बिट्रेटर होता है उसे अपॉइंट करना, और वो उनकी बात सुने, उनके प्रूफ देखे और उसके हिसाब से उन्हें फैसला सुनाए, और वो जो फैसला है वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। तो ये था वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पांचों इंस्टीट्यूशंस। क्या था वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसके बारे में। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ इट इज, काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।